हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है मेरे पति से शादी। ओ सॉरी, मेरा मतलब मैरी माई हस्बैंड। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड जीवन को देखते हैं। जीवन को 4 स्टेज कैंसर है और वो अभी खुले आसमान और फूल पत्तियों को एंजॉय कर रही होती है। तभी एक लड़की आती है और उस खिड़की को बंद कर देती है। ये लड़की कोई और नहीं, जीवन की बेस्ट फ्रेंड सुमिन है। वो उसके पास आती है और कहती है, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। जीवन स्माइल करती है और कहती है, भले ही पति के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सुमिन उससे कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिला तो है। जीवन उससे कहती है, मुझे लगता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसने आज मुझे मैसेज किया था, आई लव यू एंड मिस यू, लेकिन उसने भेजते डिलीट कर दिया, यानी कि उसने गलती से मुझे भेज दिया था। सुमिन उससे कहती है, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें अपनी इस बीमारी से लड़ना है और तुम्हें हार नहीं माननी है। सुमिन उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद जीवन को ट्रीटमेंट का टाइम हो जाता है और सुमिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीवन को ब्लड चढ़ाया जाता है। उसके साथ की खिड़की खुली हुई थी, उसे बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। जीवन खुद से कहती है कि उसे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम वो कब हंसी थी। वो सोचती है जब तक उसे पता चला कि उसे कैंसर है, वो 4 स्टेज पर पहुंच गई थी और डॉक्टर ने उसे सिर्फ 6 महीने ही दिए थे। ये कोई चमत्कार ही है कि उसे 12 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी वो जिंदा है। लेकिन उसके हिसाब से तो ये 12 महीने ही बेकार हैं, क्योंकि उसकी लाइफ तो इस बीमारी से पहले से ख़त्म हो गई थी। जहाँ उसकी लाइफ में कोई भी नहीं था, ना ही कोई खुशी, ना ही कोई अपना। इसके बाद हमें जीवन की लव स्टोरी के बारे में बताया जाता है। उसकी शादी मिनहान से बहुत ही धूमधाम से हुई थी, जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी था। शादी से पहले तो मिनहान और उसकी माँ ने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, लेकिन शादी के बाद वो दोनों बिल्कुल ही बदल गए और उनका असली चेहरा जीवन के सामने आया। जीवन उस वक्त कोरिया के टॉप 10 कंपनी यूएन में काम करती थी। उसकी सेविंग्स और सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए शायद मिनहान ने उसे शादी भी की थी। कुछ साल गुजरने के बाद भी जब जीवन को ये बच्चा नहीं हुआ तो उसकी खड़ूस सास उसको बहुत ज़्यादा डांटती थी। उन्हें जीवन से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो मतलब उसके पैसों से था। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता गया और दोनों माँ बेटे जीवन पर ही डिपेंड हो गई। एक दिन तो मिहनान ने अपनी जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना था। तब जीवन उससे बातें करने के लिए आती है कि उन्हें घर का लोन भी चुकाना है और वो कैसे अपनी जॉब छोड़ सकता है, लेकिन मिनहान उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, जिस पर जीवन को बहुत बुरा लगता है। अब मिनहान पूरे दिन घर में पड़ा रहता है और जीवन को ऑफिस का काम भी संभालना पड़ता है और साथ ही घर का काम भी देखना पड़ता है। इसी बीच उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर है और वो भी 4 स्टेज का। जब इस बारे में उसने अपनी फैमिली को बताया तो उसकी मदर इन लॉ ये सोचकर रोने लगी कि उसका बेटा कितना अनलकी है कि उसने जीवन जैसी अनलकी लड़की से शादी की। और दूसरी तरफ मीनान ये सोचकर दुखी हो रहा था, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा और घर में पैसे लेकर कौन आएगा। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि आजकल कैंसर का इलाज है, तो जीवन के पास इतने पैसे तो हैं कि हम उसके कैंसर का इलाज कर सकें। जीवन को अपनी इसकी बीमारी की हालत में ये सब कुछ सुनना पड़ रहा था और वो पीछे चेयर पर बैठे बैठे उन दोनों की बातें सुन रही थी और बहुत रोने भी लगती है। इससे हमें पता चलता है कि जीवन की लाइफ तो पहले से ही बहुत हेल है। दूसरी तरफ जब वो बाहर जा रही थी तो एक नर्स उसके पास आती है और कहती है कि उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो अभी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे इन नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगी। कम से कम वो इतनी लकी तो है कि उसके पास सुमिन जैसी बेस्ट फ्रेंड है। तब जीवन सुमिन के बारे में सोचने लगती है और बताती है कि सुमिन भी उसके साथ यूएन की कंपनी में काम करती थी, अब वो उस कंपनी की मैनेजर भी बन चुकी है। हम दूसरी तरफ सुमिन को देखते हैं जो एक कार में कहीं पे जा रही थी और वो एक घर के सामने रुकती है और अपन थोड़ा मेकअप करती है और घर के अंदर जाती है। हम देखते हैं ये घर किसी और का नहीं बल्कि जीवन का ही है। वो मिनहान को वहाँ पर देखती है और उसके गले पड़ जाती है, मेरा मतलब गले लग जाती है। हमें पता चलता है कि जीवन जिस फ्रेंड की इतनी तारीफ कर रही थी वही वो लड़की है जिसके साथ उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। तभी हॉस्पिटल में जीवन के सामने डॉक्टर आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके इस महीने की ट्रीटमेंट की पेमेंट अब तक नहीं हुई है। ये सुनकर जीवन को बहुत बुरा लगता है। वो मिनहान को कॉल करने लगती है, कई बार कॉल करने पर भी मिनहान कॉल नहीं उठाता। तब वो मैसेज करती है और उसे कहती है कि जब तुमने अपनी जॉब छोड़ी थी तो मैंने पूरी फैमिली को सपोर्ट किया था, अब कम से कम तुम मेरी हॉस्पिटल के बिल तो पे कर ही सकते हो। लेकिन इस पर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तब वो खुद घर जाने का डिसाइड करती है। वो हॉस्पिटल से निकलती है तभी उसके सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी वाले अंकल उसे अंदर बिठाते हैं और वो उसे देखते ही कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बीमार लगती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जीवन उनसे कहती है, नहीं मैं मरने वाली हूँ, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में अब कोई खुशी भी नहीं है, तो मुझे मरने में कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो अंकल उससे कहता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जब तक हम सही रास्ता नहीं चुनते हमें चलते रहना चाहिए। और ये सोचकर वो एक अलग ही टर्न ले लेते हैं। तो जीवन उनसे कहती है, शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन वो अंकल उससे कहते हैं, नहीं बेटा यही सही डायरेक्शन है। तभी वो एक अजीब से टनल में जाते हैं जिसमें बहुत अंधेरा होता है। जब वो इस टनल से बाहर निकलते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है।
है। यहाँ पर चेरी ब्लॉसम के बहुत सारे पेड़ होते हैं और यहाँ से गुजरते हुए वो जीवन को उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं और जाने से पहले वो जीवन को एक नोट भी देते हैं और उससे कहते हैं कि ये नोट तुम रख लो या फिर अपने डैड का आशीर्वाद समझकर ही रख लो। जीवन उस नोट को लेने से मना करती है लेकिन वो बार बार फोर्स करते हैं। तो कहते हैं आज तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे लिए जिएगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, इसलिए प्लीज़ ये रख लो। जीवन बार बार मना करती है लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर कहते हैं कि आज मेरा लास्ट डे है टैक्सी ड्राइवर के तौर पर, इसलिए प्लीज़ इस बूढ़े को नाराज़ मत करो और ये नोट रख लो। जीवन वो नोट रख लेती है और वो टैक्सी ड्राइवर उसे अलविदा कहकर चले जाते हैं। तभी जीवन घर के अंदर जाती है तो उसे घर के बाहर ही रेड कलर के शूज मिलते हैं जो कि सुमिन भी पहना करती थी। ये देखकर वो घबरा जाती है, ना जाने घर के अंदर कौन होगा। तब ये देखकर वो बेडरूम में जाती है और मिनहान और सुमिन को एक सादे बेड पर देख लेती है। उनकी बातों से पता चलता है कि मिनहान ने जीवन के नाम पर एक कैंसर की पॉलिसी ले रखी है कि जब वो मर जाएगी तो उन्हें 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। वो दोनों बातें करते हैं कि इन पैसों से वो एक डिजाइनर बैग खरीदेगी और बहुत सारी शॉपिंग करेगी और एक घर भी खरीदेगी। तो मिनहान कहता है मुझे लगा ही नहीं था कि ये जीवन इतने लंबे टाइम तक जिंदा रह जाएगी, ना जाने ये कब मरेगी। ये सोचकर तो जीवन का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी जाते वक्त उसकी नज़र अपने पापा और अपनी फोटो फ्रेम पर पड़ती है जिसको इन्होंने गंदा कर रखा था। ये देखकर तो जीवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फोटो फ्रेम उठाकर सीधा बेडरूम में जाती है और उन दोनों पर दे मारती है। जीवन को यहाँ पर देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं। जीवन उन पर लगातार चीजें करके जा रही थी लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और मिनहान सुमिन को लेकर वहां से जाने लगता है लेकिन जीवन उन्हें रोकने लगती है। तो मिनहान उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाता है लेकिन वो उसे नहीं मारता। ये सोचकर कि ये तो मरने ही वाली है, मैं इसे क्यों मारूं। ये सोचकर जीवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए दौड़ती है लेकिन तभी मिनहान उसे मारने वाला होता है लेकिन सुमिन बीच में आ जाती है और रोते हुए जीवन के सामने बैठ जाती है और कहती है कि तुम तो मरने वाली हो, वैसे भी तुम एक नंबर की सेल्फिश हो और किसी भी काम की नहीं हो। सुमिन उससे कहती है तुम्हें तो मिनहान का शुक्रिया कहना चाहिए कि उसने तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की की मदद की और उसे सहारा दिया। ये सोचकर तो जीवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सुमिन के बाल पकड़कर खींचने लगती है कि तभी मिनहान वहाँ आ जाता है और सुमिन को वहाँ से छुड़वाने लगता है और जीवन को हाथ पकड़कर उससे कहता है तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। और ये सोचकर वो जीवन का धक्का दे देता है और पीछे एक कांच का टेबल होता है जिससे जीवन का सर जाकर लगता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। ये सब देखकर मिनहान और सुमिन एक दूसरे से बातें करते हैं कि क्या ये मर गई। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर जीवन के थॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि सोच रही थी कि मेरे पास 6 महीने थे लेकिन मैंने ये भी बेकार कर दिए, अब मेरा क्या होगा, मैं मर रही हूँ। और ये सोचते सोचते जीवन की यहाँ पर डेथ हो जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिनहान और सुमिन को बातें करते हुए देखते हैं और वो कहते हैं क्या ये मर गई, और अगर ये मर गई तो क्या हमें इसकी पॉलिसी के पैसे मिलेंगे या फिर नहीं। और जिस दिन जीवन की डेथ हुई थी वो थी 4 अप्रैल 2023। लेकिन यहीं पे आता है इस कहानी का सबसे अमेजिंग ट्विस्ट। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है वो तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेती है और देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसे यकीन तो नहीं होता, वो सोचती है कि मैं तो मर चुकी थी लेकिन मैं दोबारा जिंदा कैसे हो गई और ये कौन सी जगह है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उसके सामने मिनहान खड़ा होता है तो उसे देखकर तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसी ने मुझे मारा था और वो उसे बुरी तरह से मारने लगती है, उसके बाल पकड़ने लगती है। मिनहान को भी ये देखकर बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो भी उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड की जिसका नाम जी हुक है और जीवन को मिनहान से छुड़वाता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों अब बस करो, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन जीवन को कुछ समझ नहीं आता। वो चारों तरफ देखती है कि सब लोग उसे ही घूर रहे हैं। ये सब देखकर वो बेहोश होने लगती है लेकिन जी होक उसे संभाल लेता है। तभी वो दौड़कर जाती है और आईने में सबसे पहले अपने बालों को देखती है जो कि अब बिल्कुल सही सलामत थे। फिर वो दोबारा हड़बड़ी में सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और वो नीचे गिर जाती है और एक गर्म पानी की केतली उसके ऊपर गिरने वाली होती है लेकिन यहाँ पर भी जी हुक आकर उसे बचा लेता है। तभी यहाँ पर सुमिन आती है और उसे पूछती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। उसे देखकर तो जीवन और भी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद जीवन बाहर जाती है और दौड़ दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और इस बार भी वो फिसल कर गिरने वाली होती है लेकिन यहाँ पर जीव हुक आकर उसे संभाल लेता है और उसे एक जगह पर बिठाता है और कहता है तुम अब शांत हो जाओ। वो जीवन से कहता है तुम बस अब यही खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए शूज लेकर आता हूँ। जीवन यहाँ से बाहर जाती है और सब बिल्डिंग्स को देखती है। सब जगह पर 2013 के पोस्टर लगे थे। उसे ये देखकर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जी होक उसे शूज लेकर आता है और वो उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। जी होक उसे बताता है कि तुम घबरा कर यहाँ पे आ गई थी, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। जीवन उससे कहती है कुछ नहीं। तभी जी होक उसे उसके घर छोड़ देता है और जाने से पहले उसे कुछ पैसे भी देता है। जीवन कहती है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन वो कहता है तुम अपना पर्स और मोबाइल घर पे ही भूल आई हो तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए रख लो।
वो उसके लिए कुछ खाना भी रख कर जाता है। इसके बाद जीवन अपना खाना खाती है और इस बारे में सोचने लगती है कि क्या जो इससे पहले चल रहा था वो एक सपना था। वो सोचती है कि ये नहीं हो सकता। दरअसल जीवन मरने के बाद पूरे 10 साल पीछे आ गई थी, यानी कि 2013 में। वो सोचती है कि ये सपना नहीं हो सकता क्योंकि मैं जी-होक को जानती हूँ। 2021 में उसे अपनी कंपनी की पूरी ओनरशिप मिल जाएगी और वो वहाँ का सीईओ बन जाएगा। अभी फिलहाल उसके दादाजी वहाँ के सीईओ हैं। तभी उसे जियो के दिए हुए पैसों की याद आती है तो वो पैसे निकालती है कि तभी उसमें उसे वो नोट भी मिलता है जो कि टैक्सी ड्राइवर ने उसे दिया था। उस नोट पर एक छोटा सा हार्ट बना हुआ था। जीवन उस नोट को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही नोट है जिस पर उसके पापा ने वो हार्ट बनाया था। फिर जीवन याद करती है जब वो टीनेज में थी तो एक नोट के ऊपर उसके पापा ने दिल बनाया था और उसे दे दिया था। इससे उसे समझ आ जाता है कि वो टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसके पापा थे। उसके पापा आए थे उसे सही रास्ता दिखाने और फिर से एक दूसरा मौका देने। ये सोचकर जीवन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके पापा उसके सामने थे और वो उसे पहचान भी नहीं पाई। यहाँ पर जीवन अपने पापा को याद करके बहुत रोती है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है तो वो देखती है कि मिनहान यहाँ पे आया हुआ था और वो उसे खाना खिलाने के लिए कहीं बाहर लेकर जाता है। वो दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी जीवन के पास सुमिन का मैसेज आता है कि वो ठीक तो है ना, अगर वो ठीक नहीं है तो क्या मैं उससे मिलने आ जाऊँ। जीवन उसे मैसेज करती है कि मैं मिनहान के साथ बाहर आई हूँ, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तब मिनहान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ ऐसी हालत में मूड स्विंग होना आम बात है, लेकिन तुम्हें ऑफिस में ये सब नहीं करना चाहिए था। देखो हमारे बीच लंबे टाइम से कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या तुम श्योर हो कि ये मेरा ही है। जीवन उससे कहती है तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मिनहान उससे कहता है तुमने मुझे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी जीवन को याद आता है कि इस टाइम उसे एसिडिटी होती थी जिसकी वजह से उसे गैस्ट्रिक हो गया था और उसे लगा कि वो प्रेग्नेंट है। तभी मिनहान कहता है कि देखो अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो तो तुम एबॉर्शन करा लो क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा करियर पड़ा है। अब तुम ऐसे टाइम पर बेबी लोगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जीवन सोचती है कि अगर मैं इस टाइम तुम्हारी बातों में आकर अपनी जॉब छोड़ देती तो तुम भी मुझे छोड़ देते। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो तुम्हारी बातों में आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी जीवन उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सोचकर तो मिनहान बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। तभी जीवन कहती है कि हो गया तुम्हारा, अब मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ, यानी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी इस बात पर मिनहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे बहुत गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की। तब वो उसे बहुत ज़्यादा मारने भी लगता है। इसे देखकर जीवन बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने पहली बार मिनहान का असली रूप सामने देखा था। फिर यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम सीन देखते हैं पुलिस स्टेशन का, जहाँ पर पुलिस इन दोनों को आपस में झगड़ा सुलझाने के लिए कह देती है क्योंकि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो पुलिस किस आधार पर FIR करे क्योंकि किसी को भी चोट नहीं लगी थी। ये सब उन दोनों को समझाने के बाद पुलिस उन दोनों को ही अपने अपने घर भेज देती है। घर आने के बाद जीवन अपना बैंक बैलेंस चेक करती है। बैंक बैलेंस के पुराने रिकॉर्ड से उसे पता चलता है कि मिनहान ने कई बार उसके बैंक से पैसे भी निकाले हैं। ये देखकर जीवन सोचती है कि मिनहान ने कई बार उसका फायदा उठाया है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। तभी वो देखती है कि उसके फोन पर मिनहान का मैसेज आता है जो कि उसे आज के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने रूही जेंटल के बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे हैं और वो उन्हें बेचकर उसके लिए बहुत सारे पैसे और चीजें खरीदेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। इसके बाद जीवन को याद आता है कि रूही जेंटल के स्टॉक्स आगे जाकर बहुत ज्यादा चढ़ने वाले हैं, इसलिए वो भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएगी और अपनी लाइफ को परफेक्ट बना देगी और इस बार रियल में। और ये सोचकर वो उनके स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करने लगती है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराती है कहीं उसे गैस्ट्रिक कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे गैस्ट्रिक है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब कि उसे कैंसर नहीं है, बस उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये सुनकर जीवन बहुत खुश हो जाती है कि उसे अभी कैंसर नहीं है, बस उसे अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। उसके बाद जीवन मेहनत करने लगती है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। वो लाइब्रेरी जाती है क्योंकि वो जॉब छोड़ रही थी। जॉब छोड़ने के बाद उसे क्या करना है, कैसे जीना है, इससे रिलेटेड वो बुक्स देखने लगती है कि तभी यहाँ पर जीहोक आता है और उसके हाथ में वो बुक्स को देख लेता है। तो उससे पूछ लेता है क्या तुम सच में जॉब छोड़ रही हो। तो जीवन उसे कहता है नहीं, लेकिन इसके बारे में जरूर सोच रही हूँ। तभी वो उसके हाथ की तरफ देखती है जिस पर गर्म पानी की वजह से उसका पूरा हाथ जल गया था। ये देखकर जीवन को याद आता है कि 2023 में उसके हाथ पर भी ऐसा ही निशान था क्योंकि 2013 में उसके हाथ पर गर्म पानी गिरा था। ये देखकर वो जीहोक से माफ़ी मांगती है तो उसे कहता है कि अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मेरे साथ खाना खाने चलो। बाहर ये दोनों खाना खाने जाते हैं। जीवन खाना खाने के लिए अपने ग्लासेस हटाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जीवन तो उसे देखती ही रह जाती है और उसे कुछ कह ही नहीं पाती। उसके बाद जीहोक उससे पूछता है कि ये कैसा है, लेकिन जीवन तो उसे देखी जा रही थी।
तो वो उससे कहती है कि ये अच्छा है, लेकिन जिहोक उससे कहता है तुमने अभी तक खाना चखा भी नहीं। तो जिहोन को लगता है कि अच्छा ये खाने की बात कर रहा था। उसके बाद वो जल्दी जल्दी खाने को चखती है, लेकिन गर्म होने की वजह से उसका मुंह ही जल जाता है। इसके बाद जिहोक उसे पानी देता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब जिहोन सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये नाइस पर्सन है और सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता है। इसके बाद जिहोक उससे पूछता है क्या वो सच में नौकरी छोड़ना चाहती है, कहीं शादी की वजह से तो वो ऐसा नहीं कर रही है। उसके बाद जिहोन सोचती है कि वो इसी साल मीनान से शादी करने के बारे में सोच रही थी। वो सोचती है कि अगर उसने ऐसा किया तो 100% मर जाएगी। इसके बाद जिहोक कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी जियोन के पास सुमिन का कॉल आता है, जो कि अपने घर पर बैठकर उसे कॉल कर रही थी, लेकिन जियोन उसका कॉल नहीं उठाती और उसे इग्नोर कर देती है। ये सुमिन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जियोन ने पहली बार उसका कॉल इग्नोर किया था। जियोन तभी जिहोक के हाथ पर वो जलने का निशान नोटिस करती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, तो वो पीछे बैठ जाती है और उससे इस हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं और जिहोक जियोन को सजेशन देता है कि शादी करना अच्छी बात है, लेकिन अपना करियर छोड़ना ये ठीक नहीं है। तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर जियोन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ से वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जियोन जब ऑफिस में आती है तो मिनहान उसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जियोन बार बार उसे इग्नोर कर रही थी और रूई एंड जेंटल कंपनी के शेयर खरीद लेती है और वेट करती है कि कब ये शेयर ऊपर जाएंगे और उसे बहुत सारा प्रॉफिट होगा। तभी उसके पास सुमिन आती है और उससे पूछती है कि कल रात मैंने कॉल किया था, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तभी जियोन को उसका फेस देखकर याद आता है कि ये वही है जिसने मुझे हर टाइम धोखे ही दिए हैं। उसके बाद जियोन सुमिन से कहती है कि कल रात वो एक ऐसी लेडी से मिली जिसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर, और उसके हस्बैंड का अफेयर उसकी बेस्ट फ्रेंड से चल रहा था। इनडायरेक्टली वो अपनी कहानी ही सुमिन को सुना रही थी, लेकिन सुमिन कहती है कि कितनी घटिया होगी वो लड़की जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कर रही है। तब सुमिन उसकी गोदी पर लेटती है और कहती है अगर तुम मर गई तो समझ लेना मैं भी मर गई। तभी मैनेजर जियोन को बुलाते हैं और वो सुमिन को धक्का देकर यहाँ से चली जाती है। दरअसल जियोन ने पूरी रात जागकर मेल किट पर एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी और उस मैनेजर को दिखाया था। ये प्रेजेंटेशन उसने पहले भी तैयार की थी, लेकिन उस टाइम सुमिन ने ये प्रेजेंटेशन ले ली थी और मैनेजर को दिखा दी थी, और वो मैनेजर को इतनी पसंद आई थी कि उसने सुमिन का प्रमोशन कर दिया था। लेकिन इस बार ये अपॉर्चुनिटी जियोन लेना चाहती थी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। मैनेजर को ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और वो जियोन पर ही चलाने लगते हैं कि कितनी बकवास प्रेजेंटेशन है, इसे यहाँ से ले जाओ। तो जियोन यहाँ से चली जाती है और सोचती है कि मैंने जैसे सोचा था वैसा हुआ क्यों नहीं, आखिर क्या प्रॉब्लम होगी। तभी वो अपने सामने मिस यान को आते हुए देखती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी उन्हें कोई बुला लेता है और वो जल्दी जल्दी में अपनी कॉफ़ी का मग वहाँ पर कोने में रखकर चली जाती है। तभी जियोन को याद आता है कि पिछली बार जब वो इस कॉफ़ी मग को गिरने से बचाने गई थी तो उसे घुटने पर चोट लग गई थी, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इस बार वो बिना अपने आप को चोट लगाए उस कॉफ़ी मग को बचा लेती है। ये सोचकर जियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो सिचुएशन को चेंज कर सकती है, जैसा पहले हुआ था जरूरी नहीं है कि अभी भी वैसा ही हो। तभी वो यहाँ से बाहर निकलती है तो मिनहान उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जियोन उससे पीछा छुड़वाने के लिए तेज तेज भागने लगती है कि तभी वो सामने रखे हुए सामान से टकराने वाली होती है, लेकिन जिहोक आकर उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि संभल के चलो। तभी वो वॉशरूम आती है और वहाँ जाकर सोचने लगती है कि मुझे वहीं उसी जगह चोट लगने वाली थी, आखिर ये इंसिडेंट रिपीट क्यों हुआ। लेकिन तभी वो वॉशरूम से बाहर आती है, तब मिनहान फिर से उसका पीछा करने लगता है। वो उससे बचने के लिए भागती है और इस बार एक गमले से उसके टक्कर लग जाती है और उसे उसी जगह चोट लगती है जहाँ पर पहले उसे कॉफ़ी कप बचाते हुए लगी थी। तो ऊपर टेरेस पर जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है कि उसने इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे आखिर में चोट लगी गई। तो वो सोचती है कि 2023 में जो उसके साथ होने वाला है वो भी होकर ही रहेगा। ये सोचकर वो रोने लगती है कि तभी वो अपने हाथ पर देखती है, जिसमें 2023 के हिसाब से उसके हाथ पर निशान होना चाहिए था, लेकिन अब तो निशान नहीं है। कि तभी वो अपने डेस्क पर वापस आती है। तब मिनहान उसे मैसेज करता है कि उसने रूई जेंटल के शेयर बेचकर TKU कंपनी के शेयर ले लिए हैं, अब तो मुझे माफ़ कर दो, उससे जो भी फायदा होगा मैं उससे तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। इसके बाद जियोन सोचते हैं कि TKU कंपनी को तो बहुत बड़ा लॉस हो गया था, उसके सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और उन्हें खरीदने वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जियोन ने जो रूई जेंटल के शेयर खरीदे थे, मिनहान ने उन्हीं को बेचकर TKU कंपनी के शेयर खरीदे थे, मतलब जो नुकसान होने वाला है वो होकर ही रहेगा। उसने उस चोट को टालने की कोशिश की, लेकिन एंड में उसे चोट लग गई और उसे जो नुकसान होने वाला है वो भी होकर ही रहेगा। उसे याद आता है कि जब गर्म पानी उसके ऊपर गिरने वाला था और उसे चोट लगने वाली थी, तब जिहोक ने उसकी जान बचा ली थी और उसकी चोट जिहोक को लग गई थी। यानी कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन हमारी जगह अगर वो किसी
और के साथ हो तो भले ही हम बच सकते हैं, मतलब अपनी किस्मत वो किसी और को दे दे। उसे पूरी बात समझ में आ जाती है कि अगर मेरी किस्मत किसी और को मिल जाए तो मेरे साथ जो बुरा हुआ था वो किसी और के साथ होगा। बस यही एक तरीका है जिससे जीवन बच सकती है। अब सब लोग मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी सुमिन उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम्हें हमेशा चोट लगती रहती है। फिर वो अंदर जाकर मिनहान के पास जाती है और उसके पास बैठ जाती है। तभी जीवन उन दोनों को ही देख रही होती है और कहती है कि सुमिन, मेरी लाइफ में जो कुछ बुरा हुआ है अब उसे तुम ही कवर अप करोगी, यानी कि मेरी किस्मत अब तुम लोगी और तुम करोगी मेरे पति से शादी, मतलब मैरी माई हस्बैंड। उसके बाद हम जीवन को एक कॉफी शॉप में देखते हैं। वो देखती है कि वहाँ पर एक कस्टमर के लिए कॉफ़ी बनाकर रखी हुई थी, लेकिन कोई दूसरा कस्टमर आकर उस कॉफ़ी को ले जाता है और जिसके लिए कॉफ़ी बनी थी उस कस्टमर को वेट करना पड़ता है। तब जीवन सोचते हैं कि वो कॉफ़ी किसी और के लिए बनी थी और कोई और उसे ले गया। ऐसे ही मुझे अपना जो फेथ है, अपनी किस्मत है, वो किसी और को देना होगा ताकि मैं बच सकूं। तभी जीवन जब ऑफिस की तरफ आती है तो उसे मैनेजर किम और सुमिन दिखते हैं जो कि लिफ्ट का वेट कर रहे थे। सुमिन कोई मौका नहीं छोड़ती थी मैनेजर किम को इम्प्रेस करने का और वो जीवन को देखती है और उसके लिए लिफ्ट रोकती है। वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी जी होक आ जाता है और वो एकदम लिफ्ट के बीच में खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके सामने जॉन खड़ी थी। वो तीनों सोच ही रहे थे कि ये बीच में क्यों खड़ा है। तभी वो तीनों उसे गुड मॉर्निंग करते हैं और जी होक अंदर आ जाता है। तभी मैनेजर किम जॉन को बोलने लगता है कि वो हमेशा कॉफी शॉप में रहती है और कोई भी ऑफिस का काम नहीं करती, उसे थोड़ा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तभी जी होग जोर से एलिवेटर पर एक मुक्का मारता है जिससे कि समझ में आ जाए कि वो ज़्यादा बोल रहा है। मैनेजर किम को भी बात समझ में आ जाती है और वो चुप हो जाता है। तभी सुमिन मैनेजर किम से कहती है कि वो हमेशा जीवन को ऐसे क्यों बोलते रहते हैं। जीवन एक बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल है, उसे कभी कभी उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए उसके काम के लिए। फिर इन सब का फ्लोर आ जाता है और सारे उतरने लगते हैं, लेकिन जी होक जीवन को रोक लेता है और उसे अपने साथ टेरेस पर ले जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी कॉफ़ी ले सकती हो। तब जीवन उसे कॉफ़ी ऑफर करती है लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी कॉफ़ी आराम से पी सको। उसके बाद जीवन उसे बताती है कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। फिर वो उसे अपने डैड का दिया हुआ नोट भी दिखाती है और कि उसके डैड ने उसे आशीर्वाद के रूप में दिया है। अब वो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगी और जॉब भी नहीं छोड़ेगी। वो उसे बताती है कि वो जानती है कि उसके डैड को वो उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो अपने डैड की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी। इसके बाद जी होक उसे देखकर स्माइल करता है तो जीवन उसे कहती है कि मैंने आपको स्माइल करते हुए पहली बार देखा है। उसके बाद जी होक उससे पूछता है कि क्या वो इस वीकेंड फ्री है, लेकिन जीवन मना कर देती है कि वो इस वीकेंड फ्री नहीं है। इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछता तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है और कहती है कि इस वीकेंड तो हम बीबी के रेस्टोरेंट में किसी काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए इस वीकेंड वो फ्री नहीं है। इसके बाद जी होक वहाँ से चला जाता है और सुमिन जीवन से कहने लगती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। इसके बाद जीवन यहाँ से चली जाती है और सुमिन लिफ्ट में सोचने लगती है कि जीवन का नेचर कितना सेल्फिश हो गया है। एक तो मैंने उसे बचाया वरना हमारा बॉस उसे वीकेंड के वक्त भी काम करवाता और वो इतनी रूड क्यों हो गई है। दूसरी तरफ हम जी होक को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा था और वहाँ पर बैठकर जीवन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है और सुमिन ने जिस रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था वो वहाँ पर फ़ोन करके पूछता है कि बीबी के रेस्टोरेंट में जीवन और सुमिन के स्कूल की रीयूनियन गैदरिंग है, मतलब वहाँ पे उनके स्कूल के सारे क्लासमेट वगैरह आने वाले हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहा है इसका हमें पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर जीवन आती है और उसके हाथ की चोट के लिए बैंडेज और कुछ दवाइयाँ उसे देती है और जीहोक भी उसे बदले में कुछ दवाइयाँ देता है ताकि वो अपने पैर पर लगा सके। जीवन जैसे ही ऑफिस से बाहर आती है तो मिनहान उसका वेट कर रहा था। जीवन जैसे ही अपने डेस्क पर बैठती है मिनहान उसे मैसेज करता है कि मुझे बाहर आकर मिलो। जीवन मन में सोचते है कि इसे इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं होगा, मुझे किसी भी हालत में अपनी किस्मत सुमिन को देनी होगी। इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं और इन दोनों को जाते हुए जी होक और मिस यान भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ मिनहान जीवन को लेकर स्टोर रूम में जाता है और उसे पूछता है तुमने मुझसे ब्रेकअप जी होक की वजह से तो नहीं किया है। जीवन उसे कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे ब्रेकअप इसलिए कर रही है क्योंकि आजकल उसे अटेंशन नहीं देता और ना ही कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कि उसे अच्छा लगे। इस बात को सुनकर मिनहान खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें ज़्यादा टेंशन दिया करूंगा और इसकी शुरुआत मैं अभी से करता हूं। ये कहकर वो जीवन के क्लोज आने लगता है। अब जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बचे। तभी यहाँ पर मिस यान आ जाती है और मिनहान एम्बरेस होकर यहाँ से निकल जाता है। फिर मिस यान जीवन से बात करने के लिए आती है तो मिस यान जीवन से कहती है मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है जिसकी वजह से मैं आज पछता रही हूँ, लेकिन तुम अपनी लाइफ में ऐसी कोई गलती मत करना। ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जीवन समझते कि उन्हें उसकी फिक्र है इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो सुमिन जीवन से पूछते हैं कि आज बाहर जाकर खाना खाते हैं, लेकिन वो कहती है तुम मिनहान के साथ चले जाओ, मैं तो कैफेटेरिया में ही खाना खाऊंगी। तो सुमिन उसे मना कर देती है और कहती है ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ कैफेटेरिया में भी खाना खा लूंगी। उसने हाँ तो कर दिया था, लेकिन जीवन जानती थी कि जब सुमिन के अकॉर्डिंग बात नहीं होती तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेना चाहती है, इसलिए वो आज भी जीवन से बदला लेने की कोशिश तो जरूर करेगी। जब वो सब खाना खा रहे थे तो सुमिन अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना डाल रही थी जिससे कि जीवन को याद आता है
कि पहले सुमिन ने मेरे साथ क्या किया था। उसे याद आता है कि पिछली बार इसी दिन कैफेटेरिया में उसने जानबूझकर जियोन को धक्का दिया था और उसके ऊपर सारा खाना गिरा दिया था और उसे उठाने के बहाने उसने अपनी प्लेट का भी सारा खाना उसके ऊपर ही गिरा दिया था। सुमिन आज भी ऐसा करने वाली थी, जियोन पहले से जानती थी। इसलिए जब सुमिन उसे धक्का देने आती है तो जियोन खुद उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है और सारा खाना उसका मिनहान पर गिर जाता है और वो दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करते हैं। उसके बाद जियोन बहुत ही बेचारी सी बन के कहती है, ओहो तुम्हें लगी तो नहीं, तुम्हारे साथ क्या हो गया। और वो मिनहान से कहती है, तुम्हारी तो फेवरेट ब्रांडेड शर्ट खराब हो गई। इसके बाद सुमिन भी मिनहान से माफ़ी मांगती है तो मिनहान कहता है इट्स ओके। उसके बाद वो जियोन को नैपकिन लाने के लिए भेज देता है और सुमिन को भी सबके सामने एम्बेरस फील होना पड़ता है। तभी एक योन नाम की लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी जियोन को याद आता है कि इस टाइम उस लड़की को सैनिटरी पैड की जरूरत थी, इसलिए वो जल्दी से आती है और उस लड़की को सैनिटरी पैड देती है, जिसकी वजह से वो लड़की जियोन को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती है और कहती है सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। फिर जियोन देखती है कि उसकी ड्रेस है उस पर स्टेन लगा था तो वो उसे अपना ब्लैंकेट उड़ाती है, जिसकी वजह से तो योन उसे बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और उससे कहती है कि तुम बिना बोले ही दूसरे की प्रॉब्लम समझ जाती हो। जियोन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो। तो योन कहती है ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कोई यहाँ पर आया था, मैंने उससे हेल्प मांगी थी और वो भी एक लड़की ही थी, लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की। इसके बाद हम इन चारों को लंच करते हुए देखते हैं। ये चारों एक साथ खाना खा रहे थे तो सुमिन को योन और जियोन की दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे जेलस फील होता है। तब वो मिनहान से माफ़ी मांगती है उसकी ब्रांडेड शर्ट खराब करने के लिए और उससे कहती है कि वो एक ऐसी ही दूसरी शर्ट उसे लाकर देगी। तब योन कहती है कि ये शर्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी है, कम से कम 1 मिलियन योन की। ये सुनकर तो सुमिन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो बेचारे का नाटक करते हुए कहती है कि मेरी सैलरी तो बहुत ही कम है, मैं तुम्हारे लिए शर्ट नहीं खरीद पाऊंगी। तो मिनहान से कहता है तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी शर्ट है और सारे ब्रांडेड है। तब जियोन सोचने लगती है कि इस एक शर्ट को खरीदने के लिए ही वो 1 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा था। और दूसरी तरफ हम जिहो को देखते हैं जो कि बड़े से रेस्टोरेंट में आया था और वो वहाँ के एक शेफ से मिलने आया था और उससे पूछता है क्या तुम तेहा हाई स्कूल से पढ़े हो। तो लड़का कहता है हाँ, तेहा हाई स्कूल वही स्कूल है जिसमें जियोन और सुमिन भी पढ़ने जाते थे। इस जिहो को क्या काम है ये हमें बाद में पता चलेगा। और इस तरफ हम उन चारों को खाना खाते हुए देखते हैं। तब जियोन को खाना खाते वक्त खांसी आ जाती है। तभी जियोन उसके लिए पानी लेने जाती है तो सुमिन उससे कहती है कि मेरे लिए भी पानी लेकर आना, लेकिन वो कहती है कि तुम अपने आप ले आओ, अपना काम किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। तो जियोन उसके पीछे जाती है और जियोन से पूछती है कि उसे इतना रूड नहीं होना चाहिए। तो जियोन उसे बताती है कि जिस लड़की की मैं बात कर रही थी जिसने मेरी बाथरूम में हेल्प नहीं की थी वो कोई और नहीं सुमिन ही थी, इसलिए मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। और यहाँ पर योन और जियोन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है जिससे सुमिन को जेलस फील होने लगता है। और उसके बाद वो मिनहान से बात करती है और कहती है मुझे लगता है कि जियोन मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। तो मिनहान उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानती हो जियोन तुमसे नाराज नहीं हो सकती। तभी लिफ्ट खुलती है और यहाँ पर धक्का मुक्की होने लगती है जिसमें मिनहान और सुमिन एक दूसरे क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ इनकी मीटिंग होती है जो कि मैनेजर किम के साथ थी। यहाँ पर मैनेजर किम जियोन को बेफालतू में डांटने लगते हैं क्योंकि उसने पेपर्स को असेंबल नहीं किया था, जबकि सुमिन ने पेपर्स को अच्छी तरह से असेंबल कर रखा था। लेकिन जियोन कहती है ये सब तो सिर्फ रफ पेपर है, इन्हें बाद में फेंकना ही है। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं जो कि मैनेजर से अपनी जॉब के बारे में बात करती है कि उसे यहाँ पर फुल टाइम जॉब करनी है। इस पर बात करने के लिए वो मैनेजर को यहाँ से बाहर लेकर जाती है। जियोन ये सब देखकर सोचती है कि वो ऐसे ही सब कुछ नहीं होने दे सकती। इसके बाद वो अपनी प्रेजेंटेशन लेकर मिस यांग के पास जाती है और उससे बात करती है कि मैंने ये प्रेजेंटेशन मैनेजर को दिखाया था पर उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, प्लीज आप इसे एक बार देख लें। और ये फाइल उसे देने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। सुमिन ये सब देख लेती है और उसकी नजर तो जियोन की फाइल पर ही थी। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन बात क्या है ये हमें पता नहीं चलती। दूसरी तरफ हम योन और जियोन को देखते हैं जिनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। जियोन उसे वीकेंड पर कहीं चलने के लिए पूछती है, लेकिन जियोन उसे कहती है कि उसके कुछ और प्लान्स हैं। उसके बाद जियोन वापस ऑफिस आती है और उसके सामने से जिहो का आता हुआ दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा ही रहे थे। तभी जियोन उसे पूछती है अगर वो वीकेंड पर उसे काम करवाना चाहता है तो वो तैयार है क्योंकि हमारे लिए काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिहो को उसे मना कर देता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे कुछ और प्लान्स है तो तुम अपने काम कर लो। और इस तरह वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस यांग को देखते हैं जो कि जियोन का प्रपोजल पढ़ रही थी। उसे प्रपोजल बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी जियोन उसके पास आती है और कहती है मैंने प्रपोजल मिस्टर किम को दिखाया था लेकिन उन्होंने मेरा प्रपोजल बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया, तो क्यों ना हम इस पर काम कर लें। तो मिस यांग उसे बताती है कि ये कंपनी है, यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलता, सीनियर्स की परमिशन लेनी पड़ती है तभी आगे हम काम कर सकते हैं। तब जियोन मिस यांग से कहती है कि हमारे सीनियर्स को तो हमारे कुछ पढ़े ही नहीं है, मैं आपको कितना टाइम से देख रही हूँ, हार्ड वर्किंग आप हैं, लेकिन मैनेजर किम बना बैठा है, वो हमारे सारे काम का क्रेडिट खुद लेता है और मैनेजर बन चुका है, लेकिन आप इतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और मैनेजर आपको होना चाहिए। लेकिन मिस्टर यान कहती हैं कि अब क्या करें। इसके बाद जियोन मिस यांग से कहती है कि
हमारा मैनेजर किसी काम के लायक नहीं है, वो बिना पढ़े ही प्रपोजल को वेस्ट कह देता है। अगर ये बात मैं साबित कर दूं तो आपको मेरे आइडिया पर काम करना होगा। तो इनके बीच में डील हो जाती है और प्लान के मुताबिक जियोन मैनेजर किम को वही प्रपोजल देने जाती है जो उसने पहले दिया था, बस उसने इसका कलर चेंज कर दिया था। लेकिन इस बार भी मैनेजर उसके प्रपोजल को कहता है कि ये प्रपोजल तो पहले वाले से भी ज़्यादा बेकार है और यही जियोन सुनना चाहती थी। वो सबके सामने कहती है, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये तो वही प्रपोजल है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने बस कलर ही चेंज किया है, यहाँ तक कि टाइटल भी सेम ही है। तो सारे लोग ऑफिस में ये बातें सुन लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि हमारा मैनेजर बिना पढ़े ही प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और सभी में ये गॉसिप होने लगती है। तो मिस यान भी जियोन के इस काम से बहुत खुश थी और वो उसके साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मान जाती है। उसे पता चलता है कि हमारा मैनेजर किसी भी काम का नहीं है। मिस्टर यान को जियोन की ये बातें बहुत पसंद आती है कि उसने मैनेजर किम का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैनेजर इतना लापरवाह है कि दोनों के टाइटल सेम थे, फिर भी उसने टाइटल पढ़ना जरूरी नहीं समझा। इसलिए वो जियोन को प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो जाती है और वो कहती है, हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, उसे बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। उन तीनों का सेलिब्रेशन देखकर सुमिन को बहुत ज्यादा जेलसी होती है और वो सोचती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो जियोन का प्रपोजल उठा के देखने लगती है और वो एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल था और उसका आइडिया भी बहुत अच्छा था। तो सुमिन सोचती है कि उसे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए वो रात को मिस्टर किम के साथ डिनर पर जाती है और उसे कहती है कि जियोन का प्रपोजल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है कि वो जियोन को कहकर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद हम दोनों इस पर काम करेंगे और इसे बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। मिस्टर किम तो कोई और ही ख्यालों में डूब जाते हैं और वो सोचते हैं कि सुमिन उनके साथ आगे जाकर उसकी फैमिली बनाएगी। लेकिन सुमिन तो बस अपना यहाँ काम निकलवाने आई थी और वो मिस्टर किम को कह देती है कि वो जियोन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले और बाद में हम दोनों अपना नाम डलवा कर इस पर काम करेंगे और उसका सारा क्रेडिट खुद ही ले जाएंगे। सुमिन सोचते हैं कि वो इस प्रपोजल का सारा क्रेडिट खुद लेकर अपना प्रमोशन करवा लेगी, क्योंकि पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था और इस बार भी वो ये सब करने वाली थी। दूसरी तरफ हम इनहान को देखते हैं जो कि बार में बैठकर अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। वो उससे जियोन के बारे में बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि जियोन एक नंबर की बोरिंग लड़की है, लेकिन वो वाइफ मटेरियल है। वो उसके साथ शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है और बहुत पैसे कमाती है और पैसों को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। बस इसी वजह से मैं उससे शादी कर रहा हूँ। और वो कहता है कि इस टाइम भी जरूर वो कंपनी में काम कर रही होगी जबकि सारे लोग जा चुके हैं। इस तरफ हम जियोन को देखते हैं जो कि रात भर कंपनी में काम कर रही थी और वो अपने डेस्क पर वापस आती है। तभी उसे अपने डेस्क पर एक गिफ्ट रखा हुआ मिलता है जो कि सुमिन ने उसे दिया था और उसके अंदर ईयररिंग्स थे। वो चाहती थी कि उस संडे की पार्टी में वो इस ईयररिंग्स को पहनकर आए, लेकिन जियोन जानती थी कि यह भी सुमिन का एक प्लान है, क्योंकि उसे याद है लास्ट टाइम जब वो पार्टी में गई थी तो उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल ये पार्टी उनके स्कूल की पुराने दोस्तों की थी, जिसमें सुमिन अच्छी तरह जानती थी कि जियोन को स्कूल में सब बुली किया करते थे और इन सब के बीच जियोन को अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए उसने जानबूझकर जियोन को यहाँ पर बुलाया था ताकि उसे फिर से वही सब फील करना पड़े और उसे वही सब याद आए। और जो ईयररिंग्स सुमिन ने जियोन को गिफ्ट में दिए थे वो भी उसी की ईयररिंग्स की कॉपी है, लेकिन सस्ती वाली। और जब वो यही ईयररिंग्स पहनकर उस पार्टी में गई उसको ये सब सुनने को मिला था कि वो आज भी सुमिन की कॉपी करती है और बस स्कूल में सुमिन ही उसकी फ्रेंड थी और आज भी उसी के सारे जी रही है। इस तरह उस पार्टी में जियोन को बहुत कुछ झेलना और सुनना पड़ा था। दूसरी तरफ जियोन लिफ्ट से बाहर आती है, तब उसके पास मिनहान और सुमिन दोनों के मैसेज आते हैं जो कि पीकर किसी बार में टल्ली हो रखे थे। फिर जियोन सोचते हैं कि वैसे भी आगे चलकर मिनहान और सुमिन को एक कपल तो बनना ही है, क्यों ना आज ये काम करवा दिया जाए। इसलिए वो दोनों को अपने घर पर इन्वाइट कर लेती है। उसका प्लान ये था कि दोनों ही ड्रंक हालत में है और वो दोनों को आज ही कपल बना देगी। दूसरी तरफ जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे जियो को मिलता है। उसके हाथ में सुमिन का गिफ्ट देखकर वो समझ जाता है कि ये एक सस्ते ब्रांड की कॉपी है, इसलिए वो उसे कहता है कि इन ईयररिंग्स को पहनकर कहीं भी मत जाना क्योंकि एक बहुत ही सस्ते ब्रांड की कॉपी है, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जियो को याद आता है कि पिछली बार भी जब उसने सुमिन के दिए हुए गिफ्ट को पहना था तब भी जियो ने उसे यही कहा था, लेकिन जियो ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था क्योंकि वो मानती थी कि उसकी फ्रेंड सुमिन बहुत अच्छी है। लेकिन इस बार वो सुमिन की सच्चाई जानती थी, इसलिए वो जियो को बताने के लिए थैंक यू बोलकर यहाँ से जाने लगती है। फिर जियो को उससे पूछता है क्या वो उसे घर छोड़ दे। फिर उसके ऊपर जियो बताती है कि नहीं, उसके मिनहान के साथ कुछ और प्लान्स हैं, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम मिनहान को देखते हैं जिसके पास जियो का मैसेज आया था अपने घर बुलाने के लिए। तो सोचता है कि आज तो जियोन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वो खुश हो जाता है, उसके घर जाने लगता है और वहाँ पर जाकर शोर लेने लगता है। दूसरी तरफ सुमिन को देखते हैं जो कि जियोन को बहुत सारे मैसेज करती है, लेकिन जियोन वापस रिप्लाई में सिर्फ एक ही मैसेज करती है जो देखकर सुमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो जियोन को मैसेज कर देती है कि वो आज नहीं आ रही, लेकिन जियोन ये मैसेज अभी नहीं देखती। वो सीधा घर पर जाती है और घर की हालत देखकर वो समझ जाती है कि मिनहान यहाँ पे आ चुका है, लेकिन तभी वो अपना फ़ोन चेक करती है तो सुमिन का मैसेज आया हुआ था कि वो आज यहाँ पर नहीं आ रही है। वो सोचते हैं कि उसका प्लान
प्लान फेल हो जाएगा। तब ये सब सोच ही रही थी, तभी मिनहान बाथरूम से बाहर आता है और उसे ऐसे देखकर जीवन तो बिल्कुल डर ही जाती है और सोचती है कि आज वो मिनहान को कैसे रोकेगी। और जब वो ये सब सोच रही थी तो मिनहान उसके सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसके बाद जीवन जोर से चिल्लाती है, लेकिन इससे पहले कि मिनहान जीवन के साथ कुछ कर पाता, डोरबेल बजती है और जीवन को मौका मिल जाता है भाग जाने का। वो डोर खोलती है और वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय था जिसका नाम डोसुक था और वो कहता है कि आपका ऑर्डर आया है, लेकिन जीवन ने तो कुछ भी नहीं मंगाया था। वो मिनहान से पूछती है तो वो भी मना कर देता है। जब मिनहान उसे बात करने के लिए आगे आता है, वो डोसुक से कहता है कि हमने कोई ऑर्डर नहीं मंगवाया है, तुम यहाँ से चले जाओ। और जैसे ही डोसुक यहाँ से जाने लगता है, जीवन मिनहान को एक जोर से लात मारती है और वो सामने जाकर गिरता है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। मिनहान पूछता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है। जीवन कहती है मुझे लगता है कि हमें ये सब कुछ अभी नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन तब मिनहान उससे कहता है वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है तो जीवन उसके जूते भी बाहर फेंक कर चली जाती है। इसके बाद मिनहान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीवन को चैन की सांस आती है। दूसरी तरफ मिनहान को देखते हैं जो जीवन के रूम से बाहर जा ही रहा था। तभी हम जीहोक को देखते हैं जिसने कि उस डिलीवरी बॉय डोसुंग को भेजा था ताकि वो जीवन को स्टेशन से बाहर निकाल सके। लेकिन डोसुंग जब उससे पूछता है आखिर तुमने मुझसे ये सब क्यों करवाया, लेकिन तब जीहोक उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है तो समझ जाता है कि जीहोक कुछ नहीं बताने वाला और वो चुप हो जाता है। उसके बाद डोसुंग वापस आता है तो उसका दोस्त कहता है तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे, तुम्हारी वजह से सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा। तब उसका दोस्त उससे पूछता है क्या जीहोक ने तुम्हें बताया कि उसने तुमसे ऐसा काम क्यों करवाया। तो डोसुंग उसे बताता है तुम क्या जीहोक को जानते नहीं। जब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है तो समझ जाना चाहिए कि जीहोक इसके आगे कुछ नहीं बताने वाला। दूसरी तरफ मिनहो को देखते हैं जिससे कि जीहोक कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में मिलने आया था। तभी होटल का मैनेजर उसके पास आता है और उसके काम की बहुत ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि इन्हो एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ था। जब से इन्हो के फर्स्ट लव ने उसे डंप किया था तब से उसने अपना पूरा ध्यान अपने शेफ करियर को ही दिया था। उसके बाद मैनेजर उससे इस वीकेंड के बारे में पूछता है कि तुम इस वीकेंड क्या कर रहे हो। तभी इन्हो कहता है कि मेरे पास एक आदमी आया था जो मुझे एक इनविटेशन देने आया था जो कि हमारे ही स्कूल की रियूनियन पार्टी का था। मैनेजर इन्हो से कहता है कि तुम्हारा तो किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो क्या तुम उस आदमी को जानते हो। तब इन्हो कहता है कि मैं तो उस आदमी को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ कि वो मेरा क्लासमेट था या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम वो सीन देखते हैं जब जीहोक इन्हो को इनविटेशन देने आया था उस पार्टी के लिए जहाँ पर जीवन और सुमिन भी जाने वाले हैं उनकी रियूनियन पार्टी के लिए। उसके बाद मैनेजर कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये उन लोगों की प्लानिंग है, तुम्हारे सामने तुम्हारे फर्स्ट लव को लाया जाएगा और तुम्हें एम्बेरस किया जाएगा। ये सुनकर इन्हो को अपने स्कूल के डेज याद आ जाते हैं। वो सुमिन और जीवन के सामने खड़ा था और कह रहा था कि तुमने मेरा बहुत दिल दिखाया है, मैं तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा। अब ये दोनों में से किसे कह रहा था तो ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो कि पार्टी में जाने के बारे में सोच रही होती है और अपने लिए कपड़े निकाल रही होती है और वो अपने ऊपर थोड़ा मेकअप ट्राई करती है लेकिन कोई भी मेकअप उसके ऊपर शूट नहीं करता। तभी उसके पास सुमिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि पार्टी के लिए लेट मत होना। तब जीवन सोचने लगती है कि वो एक ही रात में अपने आप को सुंदर नहीं बना सकती। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं और सुमिन वहीं बीबी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी जहाँ पे इनकी रियूनियन पार्टी होने वाली थी। वो जीवन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम एक दिन में अपने आप को सुंदर नहीं बना सकती और इसके बाद वो बड़े स्टाइल में चलकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ पर आ चुके थे यानी कि उसके सभी क्लासमेट्स और वो सुमिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके स्टाइल और स्टैंडर्ड को देखकर वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जब से वो यूएन की कंपनी में काम करती है जो कि कोरिया के टॉप 10 कंपनियों में से एक है, उसके बाद तो उसका रुतबा और भी ऊंचा हो गया है। उसके बाद वो इन सब से कहते हैं कि जीवन ने भी इन सब में मेरा बहुत साथ दिया है और मैंने भी उसे यहाँ पर बुलाया है और वो पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, तो तुम भी उससे मिलना। और तो वो सारी लड़कियाँ कहती हैं कि तुम आज भी जीवन से मिलती हो। सुमिन तुम इतनी सॉफ्ट क्यों हो, जीवन ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है फिर भी तुम उसकी फ्रेंड अभी भी बनी हुई हो। उसके बाद सुमिन जानबूझकर उन सबको एक बात याद दिलवाती है कि उसने ही जीवन की जॉब यूएन की कंपनी में लगवाई थी और फिर उसे जॉब मिलने के बाद उसे मिनान पर क्रश हो गया। लेकिन तुम सब उसके सामने ये बातें मत करना। ये बातें सुनकर वो सारी लड़कियां कहती हैं क्या जीवन ने तुम्हारे साथ दोबारा ये किया, उसने फिर से तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुरा लिया। उसके बाद सुमिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम प्लीज़ जीवन के सामने ये बातें मत करना वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। जबकि वो ऐसा ही चाहती थी कि ये सब जीवन के सामने ऐसी बातें करें ताकि उसे एम्बेरसमेंट फील हो। तभी उसके पास जीवन का कॉल आता है और उससे पूछते हैं कि जीवन तुम कहाँ हो। जीवन पीछे से एंट्री लेती है लेकिन हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। तभी यहाँ पे वो सुमिन को बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है सुमिन। इसके बाद सब जीवन को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं लेकिन जीवन तो यहाँ बिल्कुल एक न्यू लुक में थी। अब जीवन ने अपना न्यू लुक कैसे चेंज किया उसकी स्टोरी हमें बताई जाती है। तब हम जाते हैं 2 दिन पहले, यानी ये पार्टी संडे को थी और अब दिन है फ्राइडे का। तभी जीवन सोच रही थी कि वो एक दिन में सुंदर नहीं बन सकती। तभी उसके पास जीवन का कॉल आता है जो उसे डिनर के लिए पूछती है। वो उससे कहती है कि वो संडे को फ्री नहीं है लेकिन वो सैटरडे को फ्री है, तो वो सैटरडे को उसके साथ डिनर करने का प्लान कर लेती है। इसके बाद जीवन बाहर आती है तो उसके पास एक मैसेज आता है कि उसने जो स्टॉक खरीदे थे वो उसके अब डबल हो गए हैं, यानी कि अब वो अपने लिए शॉपिंग कर सकती है।
तभी वो जा ही रही थी कि तभी वो सुमिन जैसे सेम इयररिंग्स को देखती है। फिर वो सुमिन के दिए हुए इयररिंग्स निकालती है और उन्हें असली इयररिंग से कंपेयर करती है और देखती है ये तो सच में बहुत ही अलग है। वो कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने सुमिन के दिए हुए इयररिंग्स को असली समझ लिया। फिर उसे 2011 का एक किस्सा याद आता है। उसे याद आता है कि एक बार वो पार्क में बैठकर सुमिन का वेट कर रही थी और ठंडी हवा को एंजॉय कर रही थी। तभी सुमिन उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैंने हम दोनों के लिए सेम हैट खरीदे हैं। और वो अपना हैट पहनती है और दूसरी तरफ वो हैट जीवन को भी पहनाती है। लेकिन हम देख ही सकते हैं कि जीवन का हैट फेक था। उसके बाद वो अपनी फेवरेट कैंडी मांगती है जो कि जीवन भूल गई थी। लेकिन तभी मिनहान आता है और उसे उसकी कैंडी दे देता है। तब जीवन उसे थैंक्स कहती है कि उसने जीवन को बचा लिया। उसके बाद सुमिन जीवन को ऑर्डर देती है कि वो सारा सामान उठाकर उसके पीछे चले। इससे हमें पता चलता है कि बेचारी जीवन कभी समझ ही नहीं पाई कि सुमिन ने उसे अपना असिस्टेंट बना रखा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी जीवन उसके पास आती है, जिसकी वजह से जीवन के हाथ से सुमिन का दिया हुआ इयररिंग गिर जाता है। जीवन उसे देखकर कहती है कि ये तो फेक है। जीवन उसे कहती है कि हाँ मुझे भी अभी पता चला। तभी यौन अपने इयररिंग्स दिखाती है और जीवन कहती है ये तो ओरिजिनल है और चमक रहे हैं। जीवन कहती है हाँ ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं। इसके बाद वो ये दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी जीवन उसे बताते हैं कि एक बार उसने मुझे बताया था कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद जीवन को याद आता है कि उसने एक बार बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी उसे एक लड़का संभालने आया था। जीवन को लगता है कि वो मिनान होगा। इसके बाद जीवन उससे पूछती है कि क्या वो संडे की वीकेंड पार्टी में जाने की सोच रही है। तो जीवन उसे बताते हैं कि शायद वो नहीं जाने वाली है। तो जीवन उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो जीवन उसे बताते हैं कि उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हर कोई उसे बुली किया करता था। तो जीवन उससे पूछती है कि सब लोग तुम्हें बुली क्यों करते थे। तब जीवन बताती है कि मुझे नहीं पता, अचानक से सब लोग मुझे हेट करने लगे और बुली करने लगे। तब यौन कहती है कि तो तुम्हें सबसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर तुम उनसे पूछती तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होता कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। जीवन कहती है शायद तुम सही कह रही हो, मुझे पूछ लेना चाहिए था। तभी जीवन उससे कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, मैं एक दिन में खुद को बदल नहीं सकती कि वो सारे मुझे पसंद करने लगे। तभी यौन कहती है कि हम ट्राई तो कर सकते हैं। तभी वो 2 डम्पलिंग उठाती है और अपने बैग में रख लेती है क्योंकि उसे डम्पलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद वो जीवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है अब मुझे अपनी दोस्ती निभानी है। और जीवन भी उसके साथ चल देती है। फिर जीवन उसे अपने ब्यूटी पार्लर में लेकर आती है और अपने स्टाइलिस्ट से कहती है कि वो जीवन का पूरा लुक ही चेंज कर दे और इसकी पेमेंट भी जीवन अपने पैसों से ही करेगी। जीवन उसे मना करती है लेकिन जीवन नहीं मानती। इसके बाद वो जीवन का पूरा लुक ही चेंज कर देते हैं और उसका मेकओवर करने लगते हैं। उसके बाद जीवन का पूरा मेकओवर होने के बाद वो अपने आप को आईने में देखती है और अपने आप को ऐसे देखने के बाद जीवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। उसे नए लुक में देखकर जॉन भी बहुत खुश होती है और उसके लिए तालियां बजाती है। फिर जॉन बहुत सारे नए लुक्स ट्राई करती है और हर लुक में वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है और अब वो पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो दोनों यहाँ से निकल ही रहे थे तभी जॉन एक पर्स देखती है जो कि बिल्कुल सुमिन जैसा था। उसे याद आता है कि ये पर्स तो सुमिन के पास था। तब यौन कहती है अगर तुम्हें ये पर्स पसंद है तो तुम रख सकती हो। जीवन कहती है नहीं, ये पर्स किसी और के पास जाने के लिए बना है। तभी वो दोनों सो रहे थे कि जीवन को अपने डेथ का सपना आता है जिससे वो डर जाती है और उठ जाती है। उसके साइड में यौन भी सो रही थी जो सोते वक्त भी डम्पलिंग की बातें कर रही थी। ये सुनकर जीवन के फेस पर स्माइल आ जाती है और तभी उसके पास मैनेजर किम का मैसेज आता है कि उसने उसका प्रपोजल देखा है और इसमें उसने सुमन और मिस यांग को भी शामिल कर लिया है और तुम्हारे प्रपोजल में जो गलतियां हैं वो दोनों देख लेंगी। ये सुनकर जीवन को कुछ समझ तो नहीं आता। तभी उसके बाद सुमिन का कॉल आता है और उससे कहती है आज पूरा दिन तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुम कहाँ थी। तब जीवन उसे बताते हैं कि वो यौन के साथ हैंग आउट कर रही थी और उसके साथ डिनर पर भी गई थी। ये सुनकर सुमिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती थी। लेकिन जॉन कहती है नहीं, आज वो यौन के साथ ही जाना चाहती थी। इसके बाद सुमिन जॉन से कहने लगती है कि क्या वो अपना प्रपोजल मुझे दे सकती है। तब जॉन पूछती है नहीं, ये तो मेरा प्रपोजल है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। तब सुमिन उसे कहती है कि मैनेजर किम ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है तो अब मेरे पास चांसेस बन सकते हैं, तो प्लीज मुझे ये प्रोजेक्ट दे दो। तब जॉन को याद आता है कि पहले भी सुमिन ने उसके साथ ऐसा ही किया था और उसका प्रपोजल मैनेजर को देकर अपना प्रमोशन करवा लिया था और इस बार जीवन ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो सुमिन को मना कर देती है। इसके बाद जीवन उसे कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा इरादा ये है तो मैं पहले ही तुम्हारे लिए कोई दूसरा आइडिया सोचकर रखती। मैं तुम्हें अपना प्रपोजल नहीं दे सकती, तुम्हें अपने आइडियाज़ खुद सोचने चाहिए। उसके बाद वो हिम्मत करके सुमिन से कहती है देखो सुमिन, हम दोनों दोस्त हैं लेकिन सिर्फ ऑफिस के बाहर। ऑफिस में मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम वहाँ मेरी रिस्पेक्ट किया करो। ये सब सुनने के बाद तो सुमिन को झटका लगता है। वो इसके बारे में और बातें करना चाहती थी लेकिन जीवन गुड नाइट कहकर फोन काट देती है। इसके बाद सुमिन कहती है कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, शायद ये भूल गई है कि इसकी औकात क्या है, मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ से सुमिन सीधा मैनेजर किम से मिलने जाती है क्योंकि वो उनके साथ डिनर करने आई थी और वो उन्हें इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और उन्हें इम्प्रेस करके वो जीवन का प्रपोजल उनसे ले ही लेती है और मैनेजर किम भी उसे जीवन का प्रपोजल दे देते हैं। इसके बाद सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ जीवन रियूनियन पार्टी में एंट्री ले रही थी। वो सुमिन से कहते हैं कि वो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है।
जब वो सब मुड़कर जीवन को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उन्हें लगता ही नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है, क्योंकि जीवन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनके हिसाब से तो जीवन एक चौमुसी लड़की थी, लेकिन आज वो यहाँ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जीवन बहुत स्टाइल में आती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। सब लड़के तो उसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। सुमिन को ये सब देखकर इतनी हैरानी हो जाती है कि उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। यहाँ एक और लड़की थी जो कि जीवन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो थी ये जी, जो कि जीवन को बुली करने में सबसे आगे रहती थी। वो जीवन से कहने लगती है कि तुमने आज भी सुमिन को कॉपी करना नहीं छोड़ा, उसके इयररिंग्स कॉपी कर रखे हैं। तब जीवन दिखाती है, क्या तुम इन इयररिंग्स की बात कर रही हो? तब सारे उसके इयररिंग्स को गौर से देखते हैं और देखते हैं कि ये तो सुमिन वाले इयररिंग्स से ज्यादा अच्छे हैं और ब्रांडेड हैं, और सुमिन के इससे थोड़े चीपर वाले थे। तभी सभी लोग सुमिन का ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी जीवन की कॉपी करने की। तब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब योन जीवन को पार्टी के लिए तैयार कर रही थी तो वो सुमिन के दिए हुए इयररिंग्स के बैग से टकरा जाती है, और वो फिर इस ब्रांडेड इयररिंग्स की 3 कैटेगरी बताती है, ए, बी और सी। वो बताती है कि बी कैटेगरी वाला सबसे चीपर होता है। ये किसी को देने का मतलब है किसी का अपमान करना, जो कि सुमिन ने जीवन को दिए थे। इसलिए योन अपने इयररिंग्स जीवन को दे देती है पार्टी में पहनने के लिए। इसके बाद जीवन सोचती है शायद उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। वो अपने मन में सोचती है कि जानबूझकर सुमिन जैसी इयररिंग पहन के आई है ताकि ये सब इस बार सुमिन को सुनने को मिले। इसके बाद जीवन वॉशरूम के लिए चली जाती है और सुमिन गुस्से में अपने इयररिंग्स उतार कर रख देती है। उसके बाद उसी वॉशरूम में ये जी का ग्रुप भी आ जाता है और वो जीवन की ही बुराई कर रहे थे कि जीवन ने सुमिन के साथ कितना बुरा किया है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि जीवन भी शायद अंदर ही होगी। फिर ये जी प्लान बनाती है कि वो जीवन को फिर से बुली करेगी, और वो इसके दरवाजे पर किक मारने वाली थी। लेकिन इतने में ही जीवन अंदर से एक जोरदार किक मारती है और अपना दरवाजा ओपन कर लेती है, जिससे कि ये सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वो उनसे बात करने लगती है कि आखिर वो स्कूल में उसे बुली क्यों किया करते थे, आखिर मैंने सुमिन के साथ क्या बुरा किया है। फिर वो लड़कियां उससे कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तो वो लड़कियां उसे बताते हैं कि वो बचपन से ही सुमिन की कॉपी करती आई है, ये इयररिंग्स भी तो सुमिन के ब्रांड की ही कॉपी है। तब जीवन उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें इन इयररिंग्स से प्रॉब्लम है। तब वो उन्हें दिखाते हैं कि सुमिन ने उसे ऐसे इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, लेकिन वो फेक थे, इसलिए उसने ओरिजिनल वाले खरीद लिए। तो इसमें उसने क्या बुरा किया? इसके बाद जीवन उन सबसे पूछती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने सुमिन के साथ क्या बुरा किया है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि उस लड़के मिनहान का क्या, जो कि सुमिन का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अभी सुनने में आया है कि तुम्हें उस पर क्रश है और तुमने स्कूल टाइम में भी उसके साथ ऐसा ही किया था। इन्हों और सुमिन डेट कर रहे थे, लेकिन तुमने सुमिन से कहा कि वो इन्हों से ब्रेकअप कर ले क्योंकि तुम्हें उस पर क्रश था। तुम सुमिन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी यूएन कंपनी जॉब दिलवाई, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। ये सब सुनकर तो जीवन को सच में बहुत अजीब लगता है। उसके बाद जीवन उन्हें प्रूफ करती है कि और अपना कार्ड भी दिखाती है जो कि असिस्टेंट मैनेजर का था यूएन की कंपनी का। वो उन्हें बताती है कि वो यूएन की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है और उसने यहाँ जॉब 7 साल पहले शुरू की थी और सुमिन को जॉब उसने ही दिलवाई थी, वो भी 1 साल पहले। जीवन उन्हें बताते हैं कि सुमिन को जॉब उसने दिलवाई है, ना कि सुमिन ने जीवन को जॉब दिलवाई है। उसके बाद एक लड़की कहती है हाँ मैंने सुमिन का ज्वाइनिंग लेटर देखा है, वो 1 साल पहले का ही है। इससे जीवन साबित कर देती है कि सुमिन ने उसे कंपनी में जॉब नहीं दिलवाई है। इसके बाद वो मिनहान को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कैसे हो और कहाँ हो। मिनहान बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने आया है। वो जीवन से पूछता है तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं अभी अपनी रियूनियन पार्टी में आई हूँ। तब मिनहान कहता है तुम्हारे तो कोई दोस्त नहीं है सुमिन के अलावा। फिर उनमें से एक लड़की पूछती है क्या तुम जीवन के बॉयफ्रेंड हो? तो मिनहान कहता है हाँ, और मेरी तरफ से मेरे जीवन का ध्यान रखना। इसके बाद इनको ये भी कंफर्म हो जाता है कि मिनहान जीवन का बॉयफ्रेंड है, ना कि सुमिन का। इसके बाद जीवन फोन काट देती है। फिर जीवन उनसे कहती है कि मैंने अब तुम्हें सब बातें क्लियर कर दी है, और रही बात स्कूल की तो इन्हों और सुमिन ने कभी डेट किया ही नहीं था। ये कहकर वहां से जाने लगती है और अपना सामान उठाकर बाहर निकलने लगती है। वो तीनों भी इसके पीछे आती हैं और फिर ये जी उसके ऊपर चिल्लाती है कि हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो, क्या तुम्हारा वो कार्ड फेक नहीं हो सकता। इसके बाद जीवन कहती है जैसे कि तुम्हारा पर्स फेक है। इसके बाद तो ये जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जीवन पर चिल्लाने लगती है कि मुझे पता ही था कि तुम सबसे बड़े झूठी हो, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि सुमिन और इन्हों स्कूल टाइम में डेट नहीं कर रहे थे? उसके बाद जीवन डायरेक्टली सुमिन से पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों स्कूल टाइम में डेट कर रहे थे? इसके बाद सुमिन घबराने लगती है और जीवन से कहती है कि मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगता है ये जानकर, क्योंकि तुम्हें इन्हों पर क्रश था। तब जीवन उससे कहते हैं कि अगर मुझे नहीं पता था तो मैंने तुम्हें क्यों कहा कि तुम इन्हों से ब्रेकअप कर लो, जबकि तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। ये सोचकर तो सुमिन घबराने लगती है कि अब वो क्या जवाब दे। उसके बाद सुमिन कहती है हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा लगता। इसके बाद जीवन गुस्से में बोलती है कि एक बात पर अड़ी रहो, मुझे बताया था या फिर नहीं बताया था। इसके बाद सुमिन घबराने लगती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन ये जी तो अभी भी जीवन के पीछे ही पड़ी थी कि वो झूठ बोल रही है। वो ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इन्हों आ जाता है और इन सबकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है कि मैंने और सुमिन ने कभी स्कूल टाइम में डेट किया ही नहीं। ये सुनकर तो सब सुमिन को घूरने लगते हैं
उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जी-होक इन्हो को इनविटेशन देने आया था। वो उससे कहता है कि वहाँ तुम्हारे दोस्त जीवन भी आने वाली है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी। यही रीजन था कि इन्हो इस पार्टी में आया था। इन्हो यहाँ कर सब कुछ क्लियर कर देता है कि उसने और सुमिन ने कभी स्कूल टाइम में डेट किया ही नहीं। ये सब सुनकर तो सब हैरान हो जाते हैं और इन्हो यहाँ पे जीवन को इतने सालों बाद देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जीवन तो उसे देखकर घबराने लगती है। दूसरी तरफ हम जी-होक को देखते हैं जो कि अपने दादाजी के साथ डिनर करने आया था। वैसे तो वो अपने दादाजी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन उसके दादाजी ने उसे फोर्स किया था, तब उसे आना ही पड़ा। उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि वो जल्दी से कंपनी को टेक ओवर कर ले और उसका सीईओ बन जाए, जबकि जी-होक को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पहले कंट्री के बाहर स्टडी करता था और वहीं कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके दादाजी के कहने पर उसे यहाँ आना ही पड़ा। उसके दादाजी चाहते थे कि जी-होक जल्दी शादी कर ले, लेकिन इसके बाद भी जब जी-होक कुछ नहीं कहता तो दादाजी उदास हो जाते हैं। फिर जी-होक उनसे कहता है, ठीक है आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, बस आप उदास मत होइए। इसके बाद वो कहता है, मुझे एक लड़की पसंद है। तब दादाजी कहते हैं कि वो लड़की कौन है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन जी-होक मना कर देता है कि ये बस एक तरफा है। इसके बाद दादाजी यहाँ से चले जाते हैं और अपने आदमी से कहते हैं कि उस लड़के के बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ जी-होक को देखते हैं जो कि जीवन के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था जहाँ उनकी पार्टी चल रही थी, और रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं कि जीवन इन्हो को देखकर घबरा जाती है और यहाँ से जाने लगती है। फिर इन्हो उसे पूछ ही लेता है, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश था? ये सोचकर वो जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगती है। और दूसरी तरफ जी-होक भी नए लुक में उसे देख लेता है और सोचता है कि इसने अपना लुक चेंज कर लिया। दूसरी तरफ इन्हो भी जीवन के पीछे पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ने लगता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो? फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद इन्हो अपनी आंखें बंद करता है और उसे प्रपोज कर देता है कि वो उसे लाइक करता है, और जी-होक भी दूर से देख लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो जल्दी से जीवन को फोन करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि आज वीकेंड है और तुम बिजी हो, लेकिन एक छोटा सा काम आ गया है, क्या तुम आ सकती हो? तब जीवन उसे कहती है, ठीक है सर मैं अभी आती हूँ। इसके बाद वो इन्हो को कहती है कि मुझे अब सच में जाना होगा। तब इन्हो कहता है कि हम इतने सालों बाद मिले हैं और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, क्या हम अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? इस पर जीवन हाँ कह देती है और वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, जिस पर इन्हो बहुत खुश होता है और जीवन यहाँ से चली जाती है। जीवन के जाने के बाद इन्हो को अपने सामने जी-होक दिखाई देता है जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। इसके बाद जीवन जी-होक के पास आती है और सोचती है कि पास्ट लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब उसकी रीयूनियन डे वाले दिन जी-होक ने उसे ऑफिस में बुलाया हो, फिर वो सोचती है और उसे पूछती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। उसके बाद वो कहता है, हम एक पार्टी में जा रहे हैं और उसमें मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा और तुम्हें मेरे ओपिनियन को सपोर्ट करना है। फिर वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ पे वो दूसरी पार्टी से मिलते हैं। उसके बाद जीवन अपने सामने मिस्टर वैंग को आते देखती है जो कि बहुत ही अकड़ू इंसान है। उन्हें देखकर वो सोचने लगती है कि मिस्टर वैंग आगे चलकर उनकी कंपनी के साथ काम करेंगे। उसके साथ उसे एक और किस्सा याद आता है कि मिस्टर वैंग एक बार फ्लैट में थे और वो किसी असिस्टेंट को असॉल्ट कर रहे थे। उसके बाद ये न्यूज वायरल हो गई थी और वो स्कैंडल में भी फंस गए थे। इसके बाद जी-होक मिस्टर वैंग से जीवन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जीवन को देखकर मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुमने अपनी कंपनी में खूबसूरत लड़कियों को भी रखना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है, क्योंकि सुंदर लड़कियों को देखकर बिजनेस करने का मन करने लगता है। उसके बाद वो जीवन से हाथ मिलाने का ट्राई करते हैं, पर जी-होक बीच में ही आकर मिस्टर वैंग से हैंडशेक कर लेता है, जिसे देखकर जीवन हंसने लगती है। इसके बाद हम रीयूनियन पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब सुमिन से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और उससे पूछ रहे थे, क्या ये सच है कि तुम यूएन की कंपनी में सिर्फ एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो और जीवन वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर है? ये सब सुनकर सुमिन कहती है कि क्या जीवन ने तुमसे ये सब कहा है? उसके बाद एक लड़की कहती है कि तुमने मुझसे कितना काम करवाया है, ये कहकर कि तुम मुझे यूएन की कंपनी में जॉब दिलाओगी, बल्कि तुम खुद वहाँ परमानेंट जॉब नहीं करती। ये सब सोचकर सुमिन घबरा जाती है और वो सब उससे पूछते हैं कि तुमने हमेशा जीवन के बारे में हमसे झूठ ही कहा है, तुम हमेशा कहती थी कि वो तुम्हारी कॉपी करती है, लेकिन वो चीज़ें तुम ही उसे देती थी ताकि हम उसे परेशान करें। इस बात को संभालते हुए सुमिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उससे पहले यूएन की कंपनी में काम करती थी, लेकिन जीवन का प्रमोशन जल्दी हो गया। तब ये जी उसे कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने पहले ज्वाइन किया तो जीवन का प्रमोशन तुमसे पहले कैसे हो सकता है? तुम हमसे झूठ बोल रही हो और स्कूल टाइम में भी तुमने हमारे साथ यही किया था। तुमने जीवन के बारे में हमसे इतने सारे झूठ कहे कि सब लोग उसे नफरत करने लगे और फिर उसे बुली करने लगे। तुम्हारी वजह से ही जीवन को इतना कुछ स्कूल में सहना पड़ा। और वो उससे यह भी कहती है कि इन्हों और मिनहान के बारे में भी तुमने हमसे झूठ ही कहा था। इसके बाद सुमिन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें जीवन को बुली करने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद उसे बुली करती थी। उसके बाद सुमिन उन सब पर चिल्लाते और कहते कि पहले तुम उसे परेशान करते थे और अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। इसके बाद ये जी कहती है तो ये है तुम्हारा असली रूप। इसके बाद सुमिन परेशान होकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर खुद को थोड़ा संभाल कर जीवन को कॉल करने लगती है, लेकिन जीवन उसका कॉल नहीं उठाती। तब वो फिर से बाहर जाती है तो देखते हैं कि सब यहाँ से जा चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि
कि सब उसे बिना बाय बोले चले गए हों। दूसरी तरफ हम जीहोक और जियोन को देखते हैं जो कि मिस्टर वैंग को प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। मिस्टर वैंग को प्रेजेंटेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो अपने मैनेजर को डांटने लगता है, क्या ये सब दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। उसके बाद जियोन प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ समझाने लगती है कि ये बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है और उसका एल्गोरिथम बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिस्टर वैंग कहते हैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ स्माइल करने के लिए खड़ा किया गया है, तो तुम इतना ज्ञान क्यों दे रही हो। इसके बाद जीहोक उनसे कहता है कि ये हमारी कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर है और मैं इन्हें यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए लाया हूँ, तो प्लीज इनसे ऐसे बात न करें। इसके बाद मिस्टर वैंग के मैनेजर कहते हैं कि मिस्टर वैंग थोड़े अकड़ू दिखते हैं लेकिन ये दिल के बुरे नहीं है, इन्हें एक बार प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी तो ये भी समझ जाएंगे कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद इनकी मीटिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है और हम मिनहान को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ कैंपिंग करके वापस आ रहा था। मिनहान उससे शिकायत करता है कि तुमने मुझे कहा था कैंपिंग पर बहुत मजा आएगा लेकिन हमें वहाँ पर कोई मजा नहीं आया। इसके बाद उसका दोस्त उससे पूछता है कि उसके और जियोन के बीच में क्या चल रहा है, कहीं उनका ब्रेकअप तो नहीं हो गया। इसे सुनकर मिनहान को बहुत गुस्सा आता है और वो परेशान होने लगता है कि कहीं जियोन उसके हाथ से ना चले जाए। उसके बाद हम जीहोक और जियोन को देखते हैं। जीहोक उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मिस्टर वैंग ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट देना चाहता हूँ। तब जियोन और वो दोनों कार में जाते हैं। तब जियोन उसे ही घूर रही थी तो जिहो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। तब जियोन उसे बताती है कि मेरे साथ लाइफ में सब बुरा ही बिहेव करते हैं लेकिन कभी भी कोई सॉरी नहीं कहता, लेकिन आप उन सबसे अलग हो। आपने मेरे लिए मिस्टर वैंग के साथ लड़ाई की और मुझे सॉरी भी कहा और आप मुझे ट्रीट भी दे रहे हो। जियोन उसे कहती है कि मैंने अब तक सिर्फ गलत लोगों के साथ ही बॉन्डिंग की है लेकिन अब मैं अपनी एनर्जी अच्छे लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूज करूंगी और मैं लोगों को पहचानना भी सीख लूंगी। तब जिहोक उससे कहता है हाँ सही कहा, तुम्हें लोगों को पहचानना सीखना चाहिए। तब जियोन उससे कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता। तब जियोन कहती है आप सही कह रहे हैं, मुझे सच में लोगों को पहचानना नहीं आता और मुझे ये सीखना चाहिए। इसके बाद वो बातें कर ही रही थी तभी उसके पास इनो का मैसेज आता है। वो कहता है कि सॉरी मुझे टेक्स्ट नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं खुद को टेक्स्ट करने से रोक नहीं पाया। ये पढ़कर जियोन स्माइल करने लगती है तो जिहोक उससे पूछता है कि किसका मैसेज है। तो वो उसे बताती है कि आज पार्टी में उसे अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मिला जो कि उसका स्कूल क्रश भी था। तो उसके बाद जिहोक उससे पूछने लगता है तो उसे देखकर तो तुम्हारी ओल्ड मेमोरीज याद आने लगी होंगी। तो जियोन उसे मना करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, इतने सालों तक तो मैंने उससे बात भी नहीं की थी। वो जियोन के घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें मिनहान दिखता है जिसे जियोन छुप कर अपनी कार की सीट को पीछे कर लेती है ताकि मिनहान उसे देख ना पाए। उसके आगे से निकलने के बाद जिहोक जियोन से कहता है कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। तब जियोन कहती है मैं छुप नहीं रही थी, मैं तो बस आपकी कार देख रही थी। उसके बाद आगे जाकर उसे फिर से सुमिन दिखती है तो फिर से छुपने की कोशिश करती है जिससे जिहोक को हंसी आ जाती है। तभी मिनहान सुमिन को जियोन के घर के बाहर देखता है तो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे देखकर सुमिन रोने लगती है तो मिनहान उसे जियोन के घर के अंदर ले जाने लगता है। फिर वो घर का पासवर्ड डालता है लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं क्योंकि जियोन ने पासवर्ड चेंज कर दिया था। वो इसके लिए जियोन को फोन लगाता है लेकिन सुमिन कहते हैं वो फोन नहीं उठाएगी। वो कहती है कि पता नहीं जियोन को क्या हो गया है, वो मुझसे नाराज हो गई है। ये बात सुनकर वो रोने लगती है। तभी मिनहान उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ ठंड लग जाएगी, इसके चलते हम कहीं जाकर कुछ खाते हैं। दूसरी तरफ हम जिहोक और जियोन को देखते हैं। जिहोक जियोन के लिए कॉफी लेकर आया था और जियोन जिहोक से कहती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात अभी नहीं करना चाहती। तो जिहोक कहता है ठीक है मत करो। इसके बाद जियोन उसे अपने प्रपोजल के बारे में बताती है तो जिहोक उसे कहता है कि उसे उसका प्रपोजल देखना चाहिए, अगर उसे पसंद आएगा तो दोनों मिलकर इस पर बात करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ और मैं अपने आप को परफेक्ट भी बना रही हूँ। जिहोक उसे पूछता है कि तुम क्या और सीखना चाहती हो। तो जियोन कहती है कि वो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है। तब जिहोक उससे कहता है कि मैं उसे सिखा सकता हूँ। तब जियोन हंसने लगती है और कहती है कि आपको सेल्फ डिफेंस आता है। तो जिहोक कहता है हाँ मैंने सब कुछ सीख रखा है और मैं तुम्हें भी सेल्फ डिफेंस सिखा सकता हूँ। इसके बाद जिहोक अपनी ग्लासेस हटाता है तो बहुत अच्छा लग रहा था। जियोन उससे कहते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने चाहिए, आप बिना चश्मे के बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ हम सुमिन और मिनहान को देखते हैं जो कि खाना खाने बाहर आए थे। सुमिन मिनहान से कहते हैं कि जियोन मुझसे दूरी बनाने लगी है, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है। तब मिनहान सोचता है कि दूरी तो वो मुझसे भी बना रही है, कहीं वो जिहोक के पीछे तो नहीं पड़ गई है। वो सोचता है कि नहीं जियोन ऐसा नहीं कर सकती। वो सुमिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सुमिन उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मेरा क्या होता। दूसरी तरफ हम जिहोक और जियोन को देखते हैं। जिहोक उसे कहता है कि हमें ऐसे मिलते रहना चाहिए जब तक कि हम शादी ना कर लें। इसके बाद वो सोचते हैं कि वो जियोन के सामने कैसी बातें कर रहा है। तब जियोन उससे पूछती है तो क्या आप शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो जिहोक कहता है नहीं मुझे शादी करनी है। वो फिर से अपनी बातों में कंफ्यूज हो जाता है और दोनों इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जियोन अपने घर चली जाती है। वो घर जाकर देखती है कि उसके डेस्क पर एक कार्ड रखा हुआ था जो कि जियोन ने उसके लिए बनाया था। जियोन ने बड़ी सोच समझकर और बड़ी मशक्कत से उसके लिए कार्ड बनाया था और फिर वो उसे सजेशन भी देती है कि वो अपनी लाइफ में इतना कुछ चेंज कर रही है तो उसे घर भी चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद जियोन सोचने लगती है जियोन सही कह रही है, मुझे यहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद उसके पास सुमिन का कॉल आने लगता है लेकिन वो उसे मैसेज करती है कि हम कल बात करेंगे। फिर तभी उसके पास मिनहान का कॉल आता है तो कॉल उठाती है लेकिन सामने से सुमिन बोल रही थी इसलिए वो
कॉल कट कर देती है। तब मिनहान का उसे मैसेज आता है, वो कहता है कि तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना। सुमिन बहुत रो रही है। तब जीवन मिनहान से कहती है कि मुझे खुशी है तुम उसके साथ हो, एक काम करो सुमिन को अपने साथ घर ले जाओ। फिर वो गॉड से प्रेयर करने लगती है कि जल्दी से ये दोनों शादी कर ले और मेरा पीछा छूटे। इसके बाद फिर उसके फोन पर कॉल आने लगता है और इस बार ये कॉल इन्हो का था। तब इन्हो उसे कहता है कि तुमने कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। तब जीवन उसे कहते हैं क्योंकि उसने स्कूल टाइम में उसे कहा था कि वो उससे कभी बात ना करे। तब इन्हो उसे बताता है क्योंकि जीवन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तब जीवन उसे पूछती है मैंने कब तुम्हें रिजेक्ट किया। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब इन्हो जीवन से कह रहा था कि वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा। इसके बाद सुमिन जीवन को बताती है कि मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारा उस पर क्रश है। फिर शायद इन्हो को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता। इसके बाद इन्हो जीवन से कहता है कि मैंने तुम्हें एक लेटर लिखा था और तुमने एक रिप्लाई लेटर भी लिखा था, जिसकी वजह से मैं तुमसे नाराज हो गया। इसके बाद जीवन समझ जाती है कि इसमें भी सुमिन का ही हाथ है। वो कहती है तुम मुझसे मिलने आओ, तो अगली बार वो रिप्लाई लेटर भी साथ लेकर आना। अगले दिन जीवन अपने नए लुक के साथ ऑफिस में जाती है तो सब उसका नया लुक देखकर अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं तुम नए लुक में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो वो कहती है इस नए लुक में जीवन ने भी बहुत हेल्प की। उसके बाद सुमिन भी आती है और उसके पीछे मिनहान भी आता है और सुमिन को साइड करते हुए जीवन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर भी हो सकती है। तभी वहाँ पर जीवन आता है और उसकी नजरें तो जीवन से हट ही नहीं रही थी। वो उसको देखते देखते आगे बढ़ रहा था तो वो चीजों से टकरा कर बार बार गिरे जा रहा था, जिसकी वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुमिन मासूम बनकर उन सामानों को उठाने लगती है कि फिर सब जीहो को देखने लगते हैं। जीहो जीवन के पास आता है और कहता है तुम्हारे कपड़े काम के लिए स्टेबल नहीं है। फिर जीवन कहती है कि सबने ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं तो तुम सिर्फ जीवन को क्यों कह रहे हो। उसके बाद जीहो सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब जीहो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार बिना ग्लासेस के देखा है, इसलिए शायद ऐसा बोल दिया। तब जीवन उससे कहती है कि कल ही तो बिना ग्लासेस के देखा था और आप भी तो आज कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनकर आए हैं। फिर सबका ध्यान जीहो की तरफ जाता है और सब कहते हैं कि आप आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अब सुमिन भी उसकी तारीफ करने आती है लेकिन जीहो उसे चुप करा देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उसके बाद जब ब्रेक होता है तो मिनहान जीवन से बातें करने आता है कि कल जीहो ने उसे बिना ग्लासेस के कब देखा। तब जीवन उसे बताते हैं कि कल रात रियूनियन पार्टी के बाद उसने उसे फोन किया था कि आज कुछ काम है इसलिए उसके साथ जाना पड़ेगा। तो मिनहान उसे पूछता है कि क्या पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम ही थी जीहो का काम करने के लिए। तब मिनहान उसे कहता है कि तुम्हें जीहो से दूर रहना चाहिए, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा नया लुक देखकर पागल हो गया है। और ये कहकर वो जीवन के क्लोज आने लगता है लेकिन जीवन उसके ऊपर अपनी कॉफी गिरा देती है, जिसकी वजह से मिनहान को वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता है और जीवन यहाँ पर बच जाती है। इसके बाद सुमिन जीवन के पास आती है और उससे कहती है कि हमारे बीच गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा स्कूल में। तब जीवन अपने मन में सोचने लगते हैं कि वो इस बार भी सुमिन का यकीन कर लेती अगर उसने फ्यूचर नहीं देखा होता। और वो सोचती है मुझे सुमिन के साथ अपना भाग्य बदलना है, इसलिए मुझे सुमिन के साथ बना के रखनी होगी, इसलिए उसे माफ कर देती है। फिर वो उससे कहती है कि वो इन्हो से मिलने जा रही है। इस पर सुमिन फिर से घबराने लगती है और वो कहती है कि तुम इन्हो से मिलने क्यों जा रही हो, तो क्या मिनहान को बुरा नहीं लगेगा। फिर वो कहती है नहीं, मिनहान को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं है। और वो उसे ये भी बताते हैं कि उन दोनों ने स्टॉक्स खरीदे थे जो कि अब डबल हो गए हैं, इसलिए वो अब अपना नया घर लेने वाले हैं, जिसे देखकर सुमिन को थोड़ी जेलसी होती है। उसके बाद इनका ब्रेक हो जाता है और ये सब घर जाने लगते हैं। ये सब लिफ्ट में जा रहे थे कि तभी वहाँ पर जीहोक आ जाता है। लिफ्ट पूरी भरी हुई थी लेकिन फिर भी जीहोक अंदर आ जाता है, वो भी सिर्फ जीवन को देखकर, और सब यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तब जीहोक जीवन को रोकता है और उसे पूछता है कि तुमने अपना लुक चेंज क्यों किया है। ये बात सुनकर जीवन को बहुत अजीब लगता है। तब जीहोक अपनी बात को कवर करते हुए कहता है कि मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने तुम्हारे कहने पर कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे तो किसी और के कहने पर तुमने अपना लुक तो चेंज नहीं किया। फिर जीवन उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब वो खुद करना चाहती है अपनी खुशी के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए। जिसके बाद जीवन उसे भी सलाह देती है कि उसे भी अपना लुक थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। इसके बाद ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जीहोक किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो कि मिनहान की बातों के बारे में सोच रही होती है, कहीं जीहोक सच में तो उसे लाइक नहीं करता। ये सब सोचकर स्माइल कर रही थी। तभी वो एक लड़की को चिल्लाते हुए देखती है। तभी देखती है कि वो लड़की कोई और नहीं योन है, जो कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद कर बहुत ही ज्यादा खुश थी और चिल्ला रही थी। तो उसे देखकर वो भी बहुत खुश होती है और उसे बुलाने लगती है कि तभी वो जीहोक को उसके पास देखती है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बहुत क्लोज हैं। तब वो घर जाती है और ये सोचते हैं कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे। उसके बाद वो सोचती है कि कंपनी में एक बार रूमर फैला था कि योन और जीहोक डेट कर रहे थे, इसलिए योन का ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में कर दिया गया था। क्या ये दोनों सच में डेट तो नहीं कर रहे हैं। फिर वो सोचने लगती है कि योन अब मेरी फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, दरअसल योन जीहोक की बहन थी। दूसरी तरफ हम जीहोक को देखते हैं जो कि डोक्सू के साथ कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था और डोक्सू को बहुत पटक पटक कर मारता है क्योंकि उसे जीवन को कराटे सिखाना था। फिर डोक्सू से कहता है कि तुम्हें शर्म है थोड़ी सी भी, सिर्फ एक वुमेन को सिखाने के लिए तुम मुझे इतना पटक पटक कर मार रहे हो। ये बात सुनकर जीहोक यहाँ से खिसक लेता है और यहाँ से भाग लेता है और बेचारा डोक्सू वहीं पर रह जाता है।
दूसरी तरफ जीहोक को देखते हैं शावर लेते हुए और उसकी चेस्ट पर भी वही हार्ट का निशान होता है जो कि जियोन के फादर ने उस नोट पर बनाया था। तो हमें थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। फिर वो अपनी कैट से बातें करता है और कहता है मुझे जियोन को बता देना चाहिए कि सुमिन और मिनहान दोनों उस पर चीट करने वाले हैं। फिर वो कहता है नहीं, वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जियोन के डेथ के बाद उसका फ्यूनरल रखा गया था जिसमें जीहोक भी आया था। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और मिनहान और सुमिन को जियोन की डेथ के लिए यहाँ से ले जाती है। उसके बाद हम उसके कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जिसमें कि ये जी का ग्रुप भी था। वो आपस में बातें कर रहे थे जियोन के बारे में। तभी जीहोक भी उनके पास ही बैठा था और वो सारी बातें सुन लेता है और जियोन की लाइफ के बारे में उसे बहुत कुछ पता चलता है कि उसके साथ स्कूल लाइफ में क्या हुआ, सुमिन की वजह से उसने क्या क्या झेला। और यहाँ इनो भी आ जाता है और यहाँ सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। इसलिए उन्हें जियोन के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सब उसके फ्यूनरल में आए थे। ये सब जीहोक सुन लेता है और उसे जियोन के लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए ही उसे जियोन के लाइफ के बारे में सब कुछ पता था और वो उसका साथ दे रहा था क्योंकि वो भी जियोन की तरह ही अपनी सेकंड लाइफ जी रहा था। वो भी मरने के बाद टाइम ट्रैवल कर चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियोन के फ्यूनरल से निकलने के बाद जीहोक अपनी कार ड्राइव कर रहा था और वो बहुत सैड था कि तभी उसकी कार के सामने की बिल्ली आ जाती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और वो भी जियोन की तरह टाइम ट्रैवल करके 10 साल पीछे आ जाता है। बहुत जल्दी वो जियोन की तरह समझ जाता है कि वो भी टाइम ट्रैवल करके वापस आया है और उसकी चेस्ट पर वो हार्ट का निशान आ जाता है और अब वो सब कुछ ठीक करने वाला था। इसलिए वो शुरू से जियोन की हेल्प कर रहा था। सो गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 2 के साथ।